In this video, we will discuss about the binomial theorem, the use of binomial theorem, and why this binomial theorem is needed. Okay. So first of all, let me tell you the meaning of this word binomial. What does this mean? If we have an expression in which there are two terms like x plus y, 4x plus y, and x plus z, all these expressions have two terms. How we will identify the terms? The numbers or variables which are separated by plus और माइनस साइन आर रेफर्ड एज टर्म्स. लाइक यहाँ पर हमारे पास x और y है, इनके बीच में प्लस साइन है, तो दो टर्म्स हो गए हमारे पास. ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पर बोल दें x प्लस वाई प्लस जेड, तो यहाँ पर तीन टर्म्स प्लस साइन से सेपरेट हो रहे हैं. ठीक है, तो प्लस या माइनस साइन से जो वेरिएबल से सेपरेट किए जाते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? टर्म्स कहलाते हैं. ठीक है, तो इन सारे एग्जाम्पल्स में हमारे पास क्या है? दो टर्म्स हैं. ठीक है, देखिए यहाँ पर x और y है, यहाँ पर 4x और y है, यहाँ पर x और z है. All these such expressions are known as binomial. Okay, so why this binomial theorem is required? कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी binomial theorem की? इस बात का आंसर करने के लिए हम सबसे पहले एक छोटी सी चीज़ आपको याद दिलाना चाहते होंगे. ठीक है, क्योंकि 11th क्लास का टॉपिक है, तो 9th हो गया, 10th हो गया, मतलब 6-7 से आप ये चीज़ पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, आपने पढ़ा होगा जैसे कि अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं x प्लस वाई. ठीक है, x प्लस वाई नहीं, a प्लस बी को हम लेते हैं. ठीक है, जैसे अगर हमने ले लिया यहाँ पर x प्लस बी, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ओके, एंड इफ आई से अबाउट दी ए प्लस बी का होल क्यूब, देन इट विल बी ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3 प्लस बी क्यूब, सॉरी ओनली बी क्यूब. ओके, तो ये हमारे पास आ गया ए प्लस बी का होल क्यूब, और ये हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर. ठीक है, अगर हम आपसे बोलें कि चलो हमें बताओ ए प्लस बी का पावर 4. ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करो, ये जो यहाँ पर हम आपसे ये वैल्यूज़ पूछ रहे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? बाइनोमियल ही है ना. ये ऐसी एक्सप्रेशन है जिसमें दो टर्म है. ठीक, उन्हीं का हम स्क्वायर कर रहे हैं. ठीक, तो यहाँ पर ये सारे के सारे बाइनोमियल हैं हमारे पास. ठीक, अगर हम कहें कि ए प्लस बी की पावर 4 बताइए आप, तो क्या करोगे आप? ठीक है, ये कर सकते हो, एक सेकेंड, ए प्लस बी की पावर 3 इंटू ए प्लस बी. ए प्लस बी की पावर 4 को आप इस तरीके से लिख सकते हो. और अब इसमें क्या कर सकते हो आप कि इसका फॉर्मूला यहाँ से हम लिख लेंगे और इसमें ए और बी मल्टीप्लाई करा देंगे. ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके पास? ए प्लस बी का होल पावर 4, इसका एक्सप्रेशन जनरेट हो जाएगा. ठीक है, वहीं अगर हम कहें आपसे कि ए प्लस बी रेस टू दी पावर 5, इसका फॉर्मूला बताओ, तो थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी आपको, है ना? होगी कि नहीं होगी? क्योंकि ए प्लस बी की पावर 5, तो उसके लिए आपको पहले ए प्लस बी की पावर 4 चाहिए होगा. या फिर मान लो थोड़ा और आसान तरीका हम ले लें, तो ए प्लस बी की पावर 3 इंटू ए प्लस बी की पावर 2, ये कर दोगे आप. ठीक है, यहाँ से ए प्लस बी का होल क्यूब और ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल के आप फिर इसको मल्टीप्लाई करा दोगे. ठीक है, ये भी थोड़ा सा आसान पड़ेगा ना. अगर हम मान लो आपको बोल दें कि ए प्लस बी की पावर 49, चलो इसको एक्सपेंड करो, बी रेज़ टू द पावर 49 बोला है, तो क्या करोगे यहाँ पर? इसको मतलब इस तरीके से रिजॉल्व करेंगे क्या? मतलब नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम इस तरीके से इसको स्प्लिट करने लगे तो हमारी जो कैलकुलेशन होगी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगी. ठीक, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी. तो हम इस सिचुएशन में क्या करेंगे? बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करेंगे. ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, तो इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? बाइनोमियल थ्योरम का. मतलब बाइनोमियल थ्योरम का एक एक्सपेंशन होता है. जो बाइनोमियल थ्योरम है, ये एक बाइनोमियल है हमारे पास, उसकी बहुत बड़ी पावर है, उसके एक्सपेंशन के बारे में बात करता है. ठीक है, तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे? बाइनोमियल का यूज़ करेंगे. ठीक है, अब ये एक्सपेंशन आएगा कैसे? ठीक है, इस चीज़ पे बात करते हैं. तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर कुछ टर्म्स हम लिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास है ए प्लस वी रेस टू द पावर 0, तो इसका आंसर कितना आएगा? 1. ठीक है, अगर हम यहाँ पर आपसे बोलें कि ए प्लस बी रेस टू द पावर 1, देन द नंबर ऑफ टर्म्स वी विल गेट a plus b. If I say a plus b raised to the power 2, then the number of terms we will get a square plus 2ab plus b square. These are the terms and there are total 3 terms. Okay, so let's take one more example. If I say a plus b raised to the power 3, then a cube plus 3a square b plus 3ab square and then b cube. These are the terms and there are total 4 terms. Just observe one thing, if we have power 1, then the number of term is, sorry, if we have power 0, then the number of term is 1. If we have power 1, then the number of terms is equals to 2. Number of terms. If we have 0, then we have number of terms 1. If the power is 1, then we have the number of terms 2. If power is 2, then the number of terms 3. If there are 3 terms, then the number of terms are 4. Okay, so if we have n power, then the number of terms will be n plus 1. So if I say that what is the value of a plus b raised to the power n, then you can't say about the terms, but you can predict about the number of terms. The number of terms will be n plus 1.
number of terms. Okay, now just observe the pattern of the terms. Okay, if a plus b raised to the power 0, then there is no any term, like we have only one which is a constant. If we have a plus b raised to the power 1, then what is happening here, a plus b, यानी कि हमारे पास a है और b है, सिंपल आ गया, ठीक है। अगर हमारे पास a प्लस बी रेस्ट टू द पावर 2 है, तो पहले क्या हो रहा है, देखो फर्स्ट टर्म हमारा क्या है a और दूसरा टर्म हमारा क्या है b। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म से स्टार्ट हुआ है और जो फर्स्ट टर्म की पावर है वो कितनी है, मैक्सिमम पावर, ठीक है। जो फर्स्ट टर्म की हमारे पास पावर है वो कितनी है, ठीक उसी के बराबर है जितना हमने कंबाइंड इक्वेशन की पावर ली थी, यानी कि a प्लस बी की पावर 2 है, तो यहाँ पर भी a की पावर 2 आया है, ठीक है। आगे जब हम बढ़े थोड़ा सा, तो अभी हम देखो कोफिशिएंट पे बात नहीं करेंगे, यानी कि जो भी हमारे पास a और b के अलावा जो वैल्यूज़ आ रही है ना, उनको थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है a और b, ठीक। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर पावर 2 थी, लेकिन यहाँ पर हमारे पास a की पावर कितनी है, 1, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि a की पावर आगे बढ़ने पर डिक्रीज़ हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पर b की पावर 1 आ गई। जब हम और आगे बढ़े तो हमने देखा कि a तो है ही नहीं यहाँ पर, लेकिन सिर्फ हमारे पास b की पावर 2 है। तो इस जो भी एक्सप्रेशन है हमारे पास, इससे हम ये चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट टर्म है उसकी पावर इंक्रीज़ हो रही, सॉरी उसकी पावर डिक्रीज़ हो रही है, और जो सेकंड टर्म है हमारा उसकी पावर इंक्रीज़ हो रही है। और ये कहाँ तक जा रही है, एक मैक्सिमम से स्टार्ट होकर 0 तक जा रही है, दूसरी 0 से स्टार्ट होकर मैक्सिमम तक जा रही है। अब 0 से स्टार्ट कैसे हो रही है, देखो a की पावर 2 है, ठीक है। इसको हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं ना, a की पावर 2 b की पावर 0, तो b की पावर 0 तो बन जाएगा ना, ठीक है। तो ये हम बोल सकते हैं ना कि एक हमारा मैक्सिमम पावर से स्टार्ट हो रहा है, मतलब फर्स्ट टर्म मैक्सिमम से स्टार्ट होकर 0 तक जा रहा है, और जो सेकंड टर्म है वो 0 से स्टार्ट होकर मैक्सिमम तक जा रहा है, ठीक है। और हर एक केस में, मतलब जो हमारा एक टर्म है, ये वाला टर्म है, ये वाला टर्म है, इनकी जो टोटल पावर है वो 2 के इक्वल है। देखो a की पावर 2, यहाँ पर a की पावर 1, b की पावर 1, सम करेंगे तो कितना आएगा 2, यहाँ पर b की पावर 2, यानी कि ओवरऑल पावर कितनी है, 2 है। अगर हम a प्लस बी का होल क्यूब की बात करें, तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, क्या जो पैटर्न हमने पीछे ऑब्जर्व किया ऊपर, क्या सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कोफिशिएंट पे हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें जो हम बता रहे हैं आपको, ये क्या करेंगे हम लास्ट में, आपको जो बाइनोमियल a प्लस बी की पावर n है, ठीक है, इसके एक्सपेंशन तक हम चलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो a प्लस बी की पावर 3 है, तो यहाँ पर देखो a की पावर क्या है, 3। इसके बाद फिर क्या हुआ, a की पावर 2, फिर क्या हुआ a की पावर 1, और इधर a की पावर 0, मतलब 1 है तो हम बोल सकते हैं कि पावर 0। इसका मतलब है कि हमारे फर्स्ट टर्म की पावर डिक्रीज़ हो रही है जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे नंबर ऑफ टर्म्स हमारे आगे जाते हुए जा रहे हैं, नॉट नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी a की, यानी कि जो कि हमारा फर्स्ट टर्म है उसकी पावर डिक्रीज़ हो रही है, ठीक। अगर हम बात करें b की, तो b देखो यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 पावर में, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमने जो पैटर्न अभी तक ऑब्जर्व किया है, ये पैटर्न हमारा सही है, ठीक है। यानी कि एक की पावर घटेगी, मैक्स से स्टार्ट होगी, मैक्सिमम से स्टार्ट होगी, और इट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग अप टू 0। और जो दूसरा टर्म है इसकी पावर 0 से स्टार्ट होगी और ये कहाँ तक जाएगी, मैक्सिमम तक, ठीक है। अब एक चीज़ तो आपने ये नोटिस कर ली, दूसरा आपने क्या नोटिस किया कि अगर हमारे पास 3 टर्म है, तो हमारे पास जो एक्सपेंशन होगा उसमें टोटल कितने टर्म्स होंगे, 4 टर्म्स, यानी कि एक एक्स्ट्रा टर्म होगा। तो इस इतने से ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे क्या हम a प्लस बी की पावर 4 को लिख सकते हैं। अगर हमने इतना ऑब्जर्व कर लिया है, तो क्या a प्लस बी की पावर 4 को लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। कोफिशिएंट की हमें बात नहीं करनी है अभी, सिर्फ हमें पावर लिखनी, मतलब हमें टर्म्स लिखने हैं वेरिएबल्स वाले, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये a की पावर 4, ठीक है, पहली पावर मैक्स से स्टार्ट की, अब दूसरे में क्या है, पावर कम कर दो, a की पावर 3 और b की पावर 1, क्यों, क्योंकि हमें जो दोनों टर्म है, मतलब जो दोनों हमारे वेरिएबल्स हैं, इनकी जो ये वाला जो टर्म है हमारा, ठीक, इसकी जो पावर है वो टोटल 4 रहनी चाहिए, ठीक। तो 3 और 1 हो गया। इसके बाद फिर a की पावर 2 और b की पावर 2, फिर क्या होगा, a की पावर 1, b की पावर 3, फिर क्या होगा, b की पावर 4। अब टोटल टर्म कितने हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पर हमारे पास टोटल टर्म 5 आ गए, और हमारे पास जो पावर थी वो कितनी थी, 4 थी, यानी कि अभी जो हमने पैटर्न देखा था उस हिसाब से बिल्कुल सही लिखा है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है कि इसके कोफिशिएंट हम कैसे लिखें, क्योंकि फार्मूला तो हमारा तभी सही होगा ना, एक्सपेंशन तो मेरा तभी सही होगा जब हम कोफिशिएंट्स भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर तो कोफिशिएंट क्या आ रहा है, 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। अब इन कोफिशिएंट्स को कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, इस चीज़ को हमें देखना है, ठीक है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस, ठीक है। आपने परमुटेशन और कॉम्बिनेशन चैप्टर पढ़ा है 11th में, ठीक है, हो सकता है पढ़ चुके होंगे आप। तो जो कॉम्बिनेशन होता है उसमें हमने एक एक्सप्रेशन पढ़ी है NCR, पढ़ा है, सबने पढ़ा होगा, ठीक है। NCR का मतलब क्या होता है, अगर कॉम्बिनेशन के पर्पज़ से देखें तो वहाँ पर तो कॉम्बिनेशन के रेफरेंस में देखें तो वहाँ पर तो इसका मतलब होता है कि हमारे पास n ऑब्जेक्ट हैं जिनमें से हमने R ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो हम इसको मतलब ले रहे हैं, यूज़ में ले रहे हैं, तो हमारा सिर्फ इतना सा पर्पज़ है कि हमें NCR की वैल्यू चाहिए। उसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है किसके इक्वल होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ठीक है। हमें यहाँ पर सिर्फ इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से मतलब है, बाकी हमें किसी चीज़ से मतलब नहीं कि NCR क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है, ठीक है। अब हमने इसको क्यों यूज़ में लिया है,
जैसे कि देखो यहाँ पर एक चीज़ है हमारे पास, अगर सबको पता है NC0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक। हम ये चीज़ मान के चल रहे हैं कि आपको कॉम्बिनेशन के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है, मतलब NCR आपके लिए नया नहीं है, ठीक है ना। तो NC0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, ठीक है। दूसरा NCN, इसकी भी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। या तो इसको आप जनरल सेंस से समझ लो कि आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर आप उनमें से कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो उसके कितने तरीके हैं, एक तरीका। अगर आपके पास 10 लोग हैं और उन 10 लोगों को आपको किसी एक टीम में सिलेक्ट करना है तो उसके कितने तरीके हैं, तो उसका भी एक ही तरीका है। 10 लोग लेने हैं, 10 लोगों को रख लो, एक ही तरीका है। और एक भी नहीं लेना है तो उसका भी एक ही तरीका है कि किसी को मत लो, ठीक है। नहीं तो अगर इस फार्मूले से हमें देखना है तो इससे भी हम देख सकते हैं। देखो कैसे, यहाँ पर r की वैल्यू हमारे पास 0 है तो हर जगह 0 रख दो, तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर यानी कि n माइनस 0, तो n फैक्टोरियल आएगा। और r फैक्टोरियल यानी कि 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ गया हमारा 1। इसी तरीके से आप NCN की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएंगी, ठीक है। NCN या NC0, अब यहाँ पे n कोई भी नंबर हो सकता है, 3, 4, 5, 6, 7, कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास जितने ऑब्जेक्ट हैं उनमें से अगर आपने किसी को नहीं लिया तो 1 आंसर आएगा, उनमें से सबको आपने सिलेक्ट कर लिया तब भी आंसर बनाएगा, ठीक है। अब इसी NCR का हम यूज़ करेंगे यहाँ पर इन कोफिशिएंट्स को फाइंड करने के लिए, ठीक है। देखो कैसे करते हैं, देखो यहाँ पर हमारे पास 1 है, तो 1 तो अभी हमने देखा था, यहाँ पर हम साइड में लिख देते हैं। NC0 कितना होता है, 1, और NCN कितना होता है, 1, ठीक है। अब यहाँ पर 1 है, ठीक है। कोफिशिएंट यहाँ पर कितना आया है, 1, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 3C0। अच्छा, हमने यहाँ पे 3 ही क्यों लिया है, क्योंकि जो मैक्सिमम पावर है हमारे पास वो 3 है, ठीक है ना। मैक्सिमम पावर हमारे पास 3 है तो हमने 3C0 को लिख दिया 1। अब हम 3C3 भी तो ले सकते हैं इसमें, ठीक है। आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि 3C3 क्यों नहीं लिया, तो इसको भी ले लो, पर हो सकता है कुछ अगर हम 0 से स्टार्ट करें तो कुछ अच्छा सा हमारे पास रिजल्ट आ जाए। अब यहाँ पर हमें चाहिए 3, तो क्या इस 3 को हम NC0 या NCR वाले कॉन्सेप्ट से हम ला सकते हैं कि नहीं ला सकते। यहाँ पर अगर हम इसको 0 कंसिडर कर लें और इसके बाद इस 3 वाले कोफिशिएंट को हम 3C1 कंसिडर करें तो क्या इस 3C1 की वैल्यू 3 के इक्वल आएगी, तो चेक कर लेते हैं। 3C1 का मतलब है 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 1 यानी कि 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। अब 3 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल आंसर, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू तो 1 ही आएगी, तो आंसर कितना आ गया, 3। यानी कि इस 3 की जगह पर हम 3C1 रख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा जो हमारे पास कोफिशिएंट आता है, दूसरा कोफिशिएंट 3 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अगर इस 3 की जगह पर हम 3C2 फिट कर दें, मतलब 3C2 को हम रिप्लेस कर दें इस 3 से, तो कुछ हो सकता है, चेक कर लेते हैं। अगर हम 3C2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तब भी इसका आंसर वही आएगा। देखो 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल यानी कि 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये वाली वैल्यू भी तो जस्ट प्रीवियस वाली वैल्यू की जैसी है ना, तो यहाँ पर भी आंसर हमारा 3 के इक्वल आएगा। इसका मतलब है कि इस 3 जो कोफिशिएंट है इसको हम 3C2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट है हमारे पास एक कोफिशिएंट 1, ठीक है। ये हमारे पास बी क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, 1। तो क्या इस 1 को हम 3C3 लिख दें, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 3C3 की भी तो वैल्यू बनी आएगी ना, ठीक है। तो यहाँ से इस 3C3 को हटा देते हैं। अब अच्छा, हमने ऐसा क्यों किया है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक हमारे पास पैटर्न हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। क्या पैटर्न है हमारे पास, कि जो n की वैल्यू है वो तो हमने सेम रखी, यानी कि NC0, NC1, NC2, NC3, और जो हमारी r की वैल्यू है वो हम चेंज करते जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम कोई भी एक जो भी पावर दी गई है उस पावर को हम ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद उसमें पहले NC0 कर दिया तो हमारे पास पहले टर्म का कोफिशिएंट आ जाएगा, फिर NC1 कर देंगे तो दूसरे का कोफिशिएंट आ जाएगा, NC2 कर देंगे तो तीसरे का कोफिशिएंट आ जाएगा, NC4 कर देंगे तो चौथे का कोफिशिएंट आ जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ की हेल्प से अब हम जो हमारे पावर था a प्लस बी की पावर 4, इसके अब हम कोफिशिएंट फाइंड करते हैं, ठीक है। कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम जो n है वो तो हमें क्या लेना है, जो भी पावर है हमारे पास बाइनोमियल की, ठीक है। तो इसकी पावर कितनी है, 4, तो जो इसका कोफिशिएंट है वो कितना होगा, 4C0, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1, ठीक है। तो यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। अब जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म की पावर कैसे कोफिशिएंट कैसे आता है, 4C1 करके, तो 4C1 का मतलब है 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, एंड दिस विल गिव 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल विल गेट कैंसल्ड आउट एंड वी विल गेट 4। इट मीन्स वी कैन राइट दैट द कोफिशिएंट ऑफ a cube b is 4, and the third term, the coefficient of third term can be derived using 4C2। अब 4C2 में हमें क्या करना है, ठीक है, 4C2 की, क्योंकि देखो पैटर्न जो हम पीछे यहाँ पर देख रहे थे वो यही तो था ना, कि जो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म है r की वैल्यू उससे एक कम है,
देखो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितना है, पहला टर्म, तो आर की वैल्यू कितनी, 0। यहाँ पे दूसरा टर्म है तो आर की वैल्यू कितनी है, 1। यहाँ पे तीसरा टर्म है तो आर की वैल्यू हमने कितनी ली है, 2 ली है, ठीक है, यानी कि उससे एक कम। तो सेम चीज़ यहाँ पर हमें करनी है, ये पहला टर्म है तो हमने आर की वैल्यू क्या ली, उससे एक कम यानी कि 0। ये दूसरा टर्म है तो वैल्यू कितनी ली, 1। ये तीसरा टर्म है तो वैल्यू कितनी लेंगे, 2 लेंगे। और ये किसके इक्वल आएगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। और किसके इक्वल हो गया ये, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है, तो ये 2 फैक्टोरियल ये 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा 4, तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 6। यानी कि इसका जो कोफिशिएंट है वो कितना है, 6। यानी कि यहाँ पर इसको थोड़ा सा करेक्ट करके लिख देते हैं, ठीक है। इस चीज़ को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 6a² b²। अब अगर हम बात करें इसी तरीके से, अच्छा इनको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये टर्म कौन सा है, 1 2 3 4, यानी कि ये हमारे पास फोर्थ टर्म है। फोर्थ टर्म है तो हम क्या करेंगे, 4c3, ठीक है। तो 4c3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। देखो 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल इंटू आर, यानी कि 3 फैक्टोरियल। तो किसके इक्वल आ जाएगा, ये वाली वैल्यू जस्ट 4c1 के इक्वल है, यानी कि ये 4 के इक्वल आ जाएगी। और फाइनली लास्ट हमारे पास पाँचवा, मतलब लास्ट जो टर्म है हमारा वो कितना है, फिफ्थ टर्म। तो हम यहाँ पे जो सी की आर की वैल्यू लेंगे वो कितनी लेंगे, 4, और ये किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल, ठीक है। ये क्या था हमारे पास छोटे लेवल पे बाइनोमियल एक एक्सप्रेशन है, उसका एक्सपेंशन, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम बड़े लेवल पे देखेंगे। यहाँ पर देखो हमने एन जो लिया था वो किसके इक्वल था, 4 के इक्वल था, ठीक है। और जो आर की वैल्यू है वो तो हम किससे डिसाइड करेंगे, जो हमारे पास टर्म्स होंगे, ठीक। अगर पहला टर्म है तो आर की वैल्यू उससे एक कम, अगर हमारे पास दो टर्म मतलब दूसरा टर्म है तो आर की वैल्यू उससे कम, यानी कि 1 के इक्वल आ जाएगा। तो जितना भी हमने अभी तक देखा है इसी के बेसिस पे हम बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखेंगे। अब किसका, पावर एन का। जैसे कि अगर हमने यहाँ पर बोल दिया है a प्लस बी रेज टू द पावर n, इसका हमें एक्सपेंशन लिखना है, ठीक है। तो अब हमने 3 चीज़ें सीख ली हैं, क्या, कि जो हमारे कोफिशिएंट मिलेगा वो किसकी, एन सी आर की हेल्प से मिलेगा, जहाँ पर आर की वैल्यू क्या है, जिस भी टर्म की हम बात कर रहे हैं उससे -1, ठीक है। और जो हमारे पास ए और बी है इनकी पावर किस तरीके से आएगी, फर्स्ट टर्म की पावर मैक्स से स्टार्ट होगी, मैक्सिमम से स्टार्ट होगी और 0 तक जाएगी, और जो सेकंड टर्म है उसकी पावर 0 से स्टार्ट होगी और मैक्सिमम तक जाएगी। दूसरी चीज़, जो दोनों टर्म, जो दोनों वेरिएबल होंगे उनकी पावर का सम जो है वो हमेशा इस n के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अगर इतनी बात आपको क्लियर है तो अभी हम इसका एक्सपेंशन लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत आसान है, देखो कैसे। जैसे कि a प्लस बी की पावर n है तो सबसे पहले n, यानी कि जो मैक्सिमम पावर है, वहाँ पर 4 थी तो हमने 4 ली थी, यहाँ पर n है तो हम n लेंगे, n सी 0, क्योंकि पहला टर्म है तो r की वैल्यू कितनी होगी, 1, एक कम होगी उससे, तो पहला टर्म है तो पहले में से एक घटाओ कितना आ जाएगा, 0। अब क्या करना है, पहले की पावर मैक्सिमम तो a की पावर n, अब b की पावर कितनी होगी, 0 प्लस, ठीक है। अब दूसरा n सी 1, a की पावर n माइनस 1, b की पावर 1। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, a की जो फर्स्ट टर्म है उसकी पावर सब कम की है और जो दूसरा टर्म है उसकी पावर बढ़ा दी है। यहाँ पर 0 थी, यहाँ पर 1 हो गई। अब इन दोनों को जोड़ो पावर को तो n आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये nc1, तो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म के लिए क्या होगा, r की वैल्यू एक कम, ठीक है। तो प्लस nc3 a की पावर n माइनस 2, b की पावर 2, ऐसी करके ये डैश 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 चला जाएगा, मतलब n टर्म है पता नहीं कितने होंगे। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हम nth टर्म पर आ गए हैं। तो nth टर्म यानी कि जो हम लास्ट टर्म पे पहुँचते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर जो r की वैल्यू है वो हमारे n के इक्वल हो जाएगी, ठीक है, nc n, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की पावर 0 और b की पावर n, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया है a प्लस बी की पावर n का एक्सपेंशन। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर हम बात यहीं पर कर दें a माइनस बी की, ठीक है, a माइनस बी की पावर n, तो इसमें क्या होगा, इसमें कुछ नहीं करना है, बस b को माइनस बी से रिप्लेस कर दो, ठीक है। जितने भी यहाँ पर आपको b दिख रहे हैं हर जगह माइनस बी से रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो हो जाएगा ये nc0 a रेस टू द पावर n एंड माइनस b रेस टू द पावर 0 प्लस nc1 a रेस टू द पावर n माइनस 1 एंड b माइनस बी की पावर 1 प्लस डैश 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 करते चला जाएगा। यहाँ पर आएगा प्लस ncn a रेस टू द पावर 0 और माइनस b की पावर n, ठीक है। अब यहाँ पर देखो माइनस बी की पावर 1 तो माइनस बी आ जाएगा, अगर माइनस बी की पावर 2 होगी तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास बी की पावर ऑड है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का साइन आएगा इस प्लस की जगह पे, और जहाँ पर बी की पावर इवन है वहाँ पर क्या होगा, प्लस साइन होगा। तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, nc0 a की पावर n माइनस nc1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1 प्लस nc2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2 अप टू डैश 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 चलता चला जाएगा। अब दिक्कत यहाँ पर आएगी कि आपको n तो पता नहीं है कि ये इवन है या ऑड है,
और यहाँ पर माइनस बी की पावर n है, तो इसको अब हम पॉजिटिव की कैटेगरी में रखें या नेगेटिव की, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अलग से लिखना पड़ेगा, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, माइनस वन की पावर हमने क्या कर दी n, ठीक है, जो b के पास में मतलब माइनस बी था ना, तो इसको हमने सेपरेट कर दिया b इंटू माइनस वन, और माइनस वन की पावर n को हम बाहर ले आए। अब अगर n इवन होगा तो ये प्लस हो जाएगा, और n अगर ऑड होगा तो ये माइनस हो जाएगा, और इधर आ जाएगा आपका NCN a रेस्ट टू द पावर 0 एंड b रेस्ट टू द पावर n। ये तो हो गया हमारे पास एक्सपेंशन, ठीक है। अब कोई सा भी हमें करना है, जैसे कि 1 प्लस एक्स की पावर n कर लीजिएगा, मतलब a की जगह पे क्या कर दो, 1 रख दो, और b की जगह पे x रख दो। 1 माइनस एक्स की पावर n, तब इसमें क्या करेंगे, इसमें a की जगह पे a इक्वल्स टू 1 हो गया, और b कितना हो गया हमारा माइनस एक्स, ठीक है। अब अगर जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, अगर हमें एक्सपेंड करना है 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर 15, ठीक है, तो यहाँ पर n हमारा क्या है 15, तो इसको हम स्टार्ट कैसे करेंगे, 15 C0 और फर्स्ट टर्म की पावर मैक्सिमम यानी कि 1 की पावर 15, सेकेंड टर्म की पावर 0 प्लस 15 C2, जो फर्स्ट टर्म की पावर एक कम करो तो 14 हो जाएगा, और सेकेंड टर्म की पावर एक बढ़ा दो, प्लस 15 C3 1 की पावर 13 x की पावर 2, ठीक है। देखो जहाँ पर भी हम ये एक्सपेंशन लिख रहे हैं, मतलब जो भी हमारा टर्म आ रहा है उसमें अगर हम दोनों वेरिएबल्स की पावर को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास सम जो है वो 15 ही आएगा, जो कि हमारे बाइनोमियल की होल पावर है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, 1 की पावर कुछ भी करो तो वो 1 ही रहना है, तो अगली बार से हम 1 को अवॉइड करेंगे, ठीक है। तो लास्ट में हम जाएंगे 15 1 की पावर 0 करोगे तो 1 ही आना, जिसको हम लिखेंगे नहीं, और इधर आ जाएगा x रेज टू दी पावर 15, तो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 15 C0 यानी कि 1, तो इधर आ जाएगा x की पावर 0 भी 1 हो जाएगा, तो इसको हम डायरेक्ट आंसर में लिखेंगे 1 प्लस 15 C2। अब इसको हम कॉम्बिनेशन वाले फार्मूले से हेल्प सॉल्व कर लेंगे, NCR वाले से, और इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा 15C3x, सॉरी यहाँ पर गड़बड़ हो गई, ये 12 होगा और ये 3 हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, सॉरी पहले सही लिखा था, इसमें गलत हो गया, यहाँ पर x आएगा, x की पावर 1 आएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, इधर डेड डैश 15C15 कितना हो जाएगा 1, ठीक है, प्लस x रेज टू दी पावर 15, तो ये हमारे पास आ गया 1 प्लस एक्स की पावर 15 का, ठीक है। अगर इस थ्योरम पर आपको भरोसा नहीं है तो आप एक काम कर सकते हो, 1 प्लस एक्स को पहले स्क्वायर फाइंड कर लो, फिर उसको मल्टीप्लाई करते रहो, मतलब जो बेसिकली हमने पहले जो देखा था स्प्लिटिंग मेथड, आप इसको उस तरीके से भी करके वेरीफाई कर सकते हो कि क्या आंसर आपका सही है या गलत है। ओके, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, थैंक यू।